हम सब जानते हैं कि अ के बाद आ आता है और क के बाद ख। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि पूरी क वाली लाइन के बाद ही च वाली लाइन क्यों आती है? क और प की जगह आपस में क्यों नहीं बदली जा सकती? क्या ये बस एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है? और यही आज की हमारी खोज का विषय है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो महज एक सूची नहीं बल्कि एक तरह का विजुअल गाइड है, एक नक्शा है जो दिखाता है कि हिंदी वर्णमाला का हर अक्षर हमारे शरीर के अंदर कैसे पैदा होता है। आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे और ये समझेंगे कि ये सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि ध्वनि पैदा करने के सटीक शारीरिक निर्देश हैं। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है। हम रटने वाली आदत को छोड़कर अपनी भाषा के इस छुपे हुए विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस दिलचस्प पड़ताल को शुरू करते हैं। तो ये ध्वनि उत्पादन तंत्र, ये फैंसी सा लगने वाला शब्द असल में है क्या? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ये ध्वनि उत्पादन तंत्र कोई जटिल मशीन नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, हमारे फेफड़े एक एयर पंप की तरह हैं। वहां से हवा निकलती है और ऊपर की ओर यात्रा करती है। इस यात्रा में उसे अलग अलग चेक पॉइंट्स मिलते हैं। हमारा गला यानी कंठ, मुंह की छत यानी तालु, दांत और होंठ। हवा इन चेक पॉइंट्स पर जिस तरह से रुकती है, मुड़ती है या स्पर्श करती है, उसी से एक अलग वर्ण का जन्म होता है। ये एक अद्भुत तालमेल है। वाह! मतलब वर्णमाला अक्षरों का कोई बेतरतीब ढेर नहीं बल्कि हमारे मुंह के अंदर का एक पूरा 3D मैप है। चलिए इस मैप को खोलते हैं और सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं। स्वर। स्रोत इन्हें स्वतंत्र ध्वनि ऊर्जा कहता है। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। बिल्कुल, और इसके पीछे का विज्ञान भी उतना ही सीधा है। स्वर वो ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकली हवा बिना किसी रुकावट के सीधे मुंह से बाहर निकल जाती है। आप बोलकर देख सकते हैं, अ, आ, ई। हवा का प्रवाह कहीं टूटता नहीं, कहीं रुकता नहीं, इसीलिए ये स्वतंत्र हैं। तो कुल कितने हैं ये? 11। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हिंदी में ऐसे कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, 11 स्वर। लेकिन इनमें भी तो फर्क है। अ बोलने में एक पल लगता है, पर आ बोलने में उससे ज्यादा। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण है या ये सिर्फ छोटा और बड़ा कह देने जैसा है? नहीं, इसका भी एक बहुत सटीक विभाजन है जो मात्रा यानी उच्चारण में लगने वाले समय पर आधारित है। पहली श्रेणी है ह्रस्व स्वर। इनमें अ, ई, उ और री आते हैं। स्रोत इन्हें मूल स्वर कहता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाषा की नींव के पत्थर हैं, सबसे बुनियादी ध्वनियां। इनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो अगर समय के आधार पर एक श्रेणी ह्रस्व है तो क्या दूसरी श्रेणी सिर्फ ज्यादा समय वाली है या फिर उनकी बनावट में भी कोई फर्क होता है? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरी श्रेणी दीर्घ स्वर सिर्फ समय में ही लंबी नहीं है बल्कि उसकी बनावट भी अलग है। इनमें आ, ई, उ, ए, ओ और औ आते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये 2 स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे अ और अ की ध्वनि मिलकर आ बनाती है। अच्छा। ई और ई मिलकर ई। तो ये सिर्फ लंबे नहीं है, ये संयुक्त ध्वनियां हैं। अच्छा, तो अ एक सिंगल यूनिट है और आ एक डबल यूनिट। ये तो गणित जैसा लग रहा है। और स्रोत में प्लुत स्वर का भी जिक्र है, जैसे ओम में। वो क्या है? वो इसी लॉजिक का अगला कदम है। प्लुत स्वर वे है जिनमें तिगुना समय लगता है। इन्हें ज्यादातर किसी को पुकारने या मंत्रोच्चार में इस्तेमाल किया जाता है। यह दिखाता है कि हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि की अवधि को कितनी सटीकता से मापा था। 1 गुना, 2 गुना, तिगुना। ये तो हुई समय की बात, पर अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचक लग रहा है। जब हम ये अलग अलग स्वर बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर असल में होता क्या है? स्रोत के पास इसका भी जवाब है, वो भी चित्रों के साथ। हाँ, और यह ध्वनि की शारीरिक रचना का सबसे सटीक उदाहरण है। हमारा मुंह एक साउंड बॉक्स की तरह है और जीभ और होंठ उसके कंट्रोल्स हैं। स्रोत हमें दिखाता है कि स्वरों के उच्चारण में इनकी स्थिति कैसे बदलती है। चलिए जीभ से शुरू करते हैं। मैं इसे खुद करके देखता हूं। जब मैं ई या ई बोलता हूं, हाँ, साफ महसूस हो रहा है कि जीभ का अगला हिस्सा ऊपर तालू की तरफ उठ रहा है। ये बहुत सूक्ष्म हरकत है पर हो रही है। एकदम सही। स्रोत के अनुसार
ई, ए और ए के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग यानी अगला हिस्सा सक्रिय होता है। अब अ बोलकर देखिए। अ। इसमें तो जीभ बिल्कुल शांत है, एकदम बीच में सपाट, कोई तनाव नहीं। बिल्कुल। अ केंद्रीय स्वर है, इसने जीभ का मध्य भाग काम करता है, वो भी बहुत आराम की स्थिति में। और अब आ, ऊ या ओ बोलकर देखिए। ओ, ऊ। इसमें तो जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठ रहा है, गले के पास। क्या बात है, ये तो सचमुच एक मैप है, आगे, बीच में और पीछे। और यहीं पर एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। जीभ का अगला हिस्सा ज्यादा महीन ध्वनियां बनाता है, जैसे ई, जबकि पिछला हिस्सा गहरी ध्वनियां बनाता है, जैसे ऊ और ओ। अब इसी के साथ होठों की आकृति पर भी ध्यान दीजिए, ये तो और भी साफ दिखेगा। हाँ, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। ऊ, ओ, औ। इन्हें बोलते ही होठ अपने आप बोल हो जाते हैं, जैसे किसी पाइप से हवा निकाल रहे हों। श्रोत ने इसे वृत्तमुखी कहा है, यानी वृत्त के आकार का मुंह। और बाकी बचे स्वरों जैसे अ, आ, ई, ए में होठ गोल नहीं होते, वे फैले रहते हैं। इन्हें अवृत्तमुखी कहा गया है। तो देखिए, सिर्फ 11 स्वरों को वर्गीकृत करने के लिए हमारे पास कितने पैमाने हैं: समय की लंबाई, जीभ का हिस्सा और होठों का आकार। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। जी, ये कितना सटीक और वैज्ञानिक है। एक मिनट, ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि हमारे प्राचीन भाषा वैज्ञानिकों ने बिना किसी अल्ट्रासाउंड मशीन या आधुनिक तकनीक के हमारे मुंह के अंदर का एक पूरा 3D मैप बना दिया था। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक शारीरिक निर्देशिका है, एक फिजिकल इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये जानना ही अपने आप में एक अद्भुत खोज है। बिल्कुल। और जब आप इस विज्ञान को समझ जाते हैं तो आपका उच्चारण अपने आप सुधरने लगता है। आपको पता होता है कि श और स में सिर्फ सुनने का नहीं, बल्कि जीभ की जगह का भी फर्क है। ये भाषा सीखने का एक हैक है। ओके, स्वरों की ये स्वतंत्र यात्रा तो समझ आ गई। अब उस दुनिया में चलते हैं जहां हवा को इतनी आजादी नहीं मिलती। अब आते हैं व्यंजनों पर। श्रोत कहता है ये अवरोध और स्पर्श की कहानी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि व्यंजनों के उच्चारण में हवा स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकलती है, उसे मुंह के अंदर कहीं ना कहीं रोका जाता है, या कोई अंग दूसरे अंग को स्पर्श करके हवा के रास्ते में बाधा डालता है। इसीलिए इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क अपने आप में अधूरा है, जब उसमें अ जुड़ता है तब वो क बनता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि हिंदी में 33 मूल व्यंजन हैं। और इन व्यंजनों में जो सबसे बड़ा समूह है वो है स्पर्श व्यंजन। श्रोत में इसे कंठ से ओष्ठ तक की यात्रा कहा गया है। ये यात्रा ही वो राज है जो मेरे शुरुआती सवाल का जवाब देगी कि क के बाद च ही क्यों आता है। तो कैसी है ये यात्रा? ये एक बहुत ही व्यवस्थित शारीरिक यात्रा है, जो हमारे गले के सबसे अंदरूनी हिस्से से शुरू होकर होठों पर खत्म होती है। बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। पहला पड़ाव है कंठ यानी गला। क वर्ग के सभी अक्षर क, ख, ग, घ, ङ इनकी ध्वनि सीधे कंठ से आती है, सीधा गले से। हाँ, हवा फेफड़ों से निकलती है और गले में ही रोक दी जाती है। आप हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। सही है, कंपन बिल्कुल गले के अंदरूनी हिस्से में हो रहा है। तो ये सबसे गहरा पॉइंट हुआ। अब यात्रा आगे बढ़ती है दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव है तालु, यानी हमारे मुंह की छत का मुलायम पिछला हिस्सा। च वर्ग च, छ, ज, झ, ज्ञ को बोलते समय जीभ का बीच का हिस्सा इसी तालु को छूकर हवा को रोकता है। च, हाँ, क से थोड़ा आगे जीभ ठीक वहीं टकराएगी। बिल्कुल। अब ट वर्ग के लिए ट, ठ। इसमें जीभ एक कलाबाजी खा रही है। वो मुड़कर मुंह की छत के कठोर हिस्से को छू रही है। एकदम सही। उसी कठोर हिस्से को मूर्धा कहते हैं। इसीलिए ट वर्ग के अक्षर मूर्धन्य कहलाते हैं। यह कंठ और तालु के बाद तीसरा पड़ाव है। इसके बाद यात्रा पहुंचती है दांतों पर। त वर्ग त, थ, द, ध, न बोलते समय जीभ की नोक सीधे ऊपरी दांतों के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है। और आखिरी पड़ाव सबसे बाहरी प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इन्हें तो बिना होंठ मिलाए बोल नहीं सकते। क्या अद्भुत क्रम है। सबसे अंदर कंठ, फिर थोड़ा आगे तालु, फिर और आगे मूर्धा, फिर दांत और आखिर में होंठ। ये तो वर्णमाला नहीं, हमारे मुंह का एनाटॉमी चार्ट है।
यही है वो कोट। वर्णमाला का क्रम कोई ऐतिहासिक संयोग नहीं, बल्कि ये हमारे शरीर की बनावट का सीधा प्रतिबिंब है। ये भाषा विज्ञान की कुशलता का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन वो हुए जहां हवा को पूरी तरह से रोककर एक छोटे धमाके के साथ छोड़ा जाता है। लेकिन क्या हर व्यंजन इतना नाटकीय होता है? कुछ ध्वनियां तो बहुत कोमल और बहने वाली होती हैं। स्रोत हमें बताता है कि ऐसी भी श्रेणियां हैं। हाँ, और वे हैं अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। पहले अंतस्थ को लेते हैं। ये हैं य, र, ल और व। अंतस्थ का मतलब है बीच में स्थित। इनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी हिस्से को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, बस उसके करीब जाती है। हवा पूरी तरह रुकती नहीं, बस एक संकरे रास्ते से निकल जाती है। तो इन्हें भाषा की गिरगिट कह सकते हैं। ये ना तो पूरी तरह से स्वर की तरह खुले हैं और ना ही स्पर्श व्यंजन की तरह कहीं पूरी तरह रुकते हैं। हाँ, ये बीच में रहते हैं, अपना रूप बदलते हुए। ये एक बहुत अच्छी उपमा है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में माने जाते हैं। और फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। ऊष्म का मतलब तो गर्म होता है। तो क्या इन्हें बोलने से मुंह में गर्मी पैदा होती है? लगभग वैसा ही। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह के किसी हिस्से से घर्षण करते हुए फुसफुसाहट के साथ निकलती है। इस घर्षण से हवा में हल्की गर्मी पैदा होती है। आप हथेली सामने रखकर श या स बोलकर देखें, आपको अपनी सांस की गर्मी ज्यादा महसूस होगी। अरे हाँ, ये हवा का फ्रिक्शन है। एक सेकंड। अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। स्कूल में ये शब्द हमेशा सबसे ज्यादा डराते थे। ऐसा लगता था जैसे इनका कोई मतलब ही नहीं है, बस रटना है। क्या हम इसे किसी बहुत ही सरल रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर, और ये उतना ही सरल है जितना अपने शरीर को महसूस करना। इन शब्दों को तोड़कर समझते हैं। पहला है प्राण तत्व, जिसका सीधा संबंध है सांस या वायु की मात्रा से। प्राण मतलब हवा। अच्छा। अल्प प्राण का मतलब है कम हवा। जिन वर्णों को बोलने में मुंह से कम हवा निकलती है वे अल्पप्राण हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, जैसे क, ग, ng, इन्हें बोलने में जोर नहीं लगता। और महाप्राण? महाप्राण का मतलब है अधिक हवा। इन्हें बोलने में जोर लगता है और हवा का एक झोंका बाहर आता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, जैसे ख और घ। आप क और ख बोलते हुए हाथ मुंह के आगे रखें, फर्क साफ पता चलेगा। अच्छा, तो क एक शांत ध्वनि है और ख में एक ह की ध्वनि जुड़ी हुई है। बोलकर देखता हूं, क, ख। हाँ, ख में हवा का एक पफ निकलता है। कम हवा मतलब अल्पप्राण, ज्यादा हवा मतलब महाप्राण। ये तो वाकई आसान था। अब घोष तत्व की पहेली सुलझाते हैं। इसका मतलब क्या है? घोष तत्व का संबंध हमारी स्वर तंत्रियों यानी वोकल कॉर्ड्स में होने वाले कंपन या गूंज से है। गले पर उंगलियां रखकर आप इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अघोष मतलब बिना गूंज के। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे अघोष हैं। ये हर वर्ग के पहले दो अक्षर होते हैं, जैसे क और ख। इन्हें बोलते हुए गले में कोई खास हलचल नहीं होती। और सघोष? इसके विपरीत सघोष का मतलब है गूंज के साथ। इनके उच्चारण में कंपन होता है। ये हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर होते हैं, जैसे ग, घ और न। और एक महत्वपूर्ण बात, सभी 11 स्वर भी सघोष होते हैं। उन्हें बोलते हुए गले में एक साफ गूंज महसूस होती है। चलिए, श्रोत में दिए क वर्ग के उदाहरण से इस पूरे सिस्टम को एक साथ रखकर देखते हैं। क, इसे बोलने में कम हवा निकलती है और गले में कंपन नहीं होता, तो ये हुआ अल्पप्राण और अघोष। बिल्कुल सही। अब अगला अक्षर ख। हवा ज्यादा निकली, जोर लगा, पर गले में कंपन अभी भी नहीं है, तो ये हुआ महाप्राण और अघोष। बहुत अच्छे। अब ग पर आते हैं। हवा फिर से कम हो गई, लेकिन अरे हाँ, गले में कंपन शुरू हो गया, तो ये है अल्पप्राण और सघोष। और अंत में घ। घ में हवा भी ज्यादा और कंपन भी, यानी महाप्राण और सघोष। देखिए ये कितना व्यवस्थित है। कोई भी अक्षर इन 4 श्रेणियों में से एक में सटीक रूप से फिट बैठता है। अल्पप्राण अघोष, महाप्राण अघोष, अल्पप्राण सघोष, महाप्राण सघोष। ये ध्वनि का डीएनए प्रोफाइलिंग जैसा है।
तो जब हम इन सबको एक साथ रखते हैं तो हमें हिंदी वर्णमाला का एक पूरा वैज्ञानिक मानचित्र मिलता है। लेकिन कुछ अक्षर अभी भी इस पहेली से बाहर हैं। स्रोत में संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह का भी उल्लेख है। ये सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं? हाँ, ये वर्णमाला को पूरा करते हैं। संयुक्त व्यंजन वे हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनी एक नई ध्वनि है। ये भाषा के शॉर्टकट की तरह है। जैसे क्ष असल में क और श का तेजी से बोला गया मेल है। अच्छा। इसी तरह त्र बनता है त और र से, ज्ञ बनता है ज और न्य से, और श्र बनता है श और र से। ये हमारी वर्णमाला के बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं, बल्कि उनसे बनी हुई संरचनाएं हैं। और अयोगवाह, अन और अह, इनका नाम ही बड़ा रहस्यमयी है। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ चले। ये बड़े दिलचस्प किरदार है। ये न तो पूरी तरह स्वर है और न ही व्यंजन, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के बाद ही होता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। ये एक नासिक्य ध्वनि है, जैसे गंगा या चंचल में। और अह को विसर्ग कहते हैं, जो एक ह जैसी ध्वनि पैदा करता है, जैसे दुख या अतः में। तो ये टीम के स्पेशल खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर ही मैदान में उतरते हैं? हाँ, कह सकते हैं। तो अब पूरी तस्वीर क्या बनती है? स्रोत में दी गई अंतिम सांख्यिकी क्या कहती है जब हम इन सबको एक साथ मिलाते हैं? अगर हम सबको जोड़ें तो हिंदी की मानक वर्णमाला बनती है 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन जिनमें 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह, सब मिलाकर कुल 52 वर्ण। ये है हमारी भाषा की नींव का पूरा गणित और शरीर विज्ञान। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ अक्षरों की एक सूची नहीं, बल्कि भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। ये समझना कि हर ध्वनि कैसे बनती है, किस अंग का इस्तेमाल होता है, कितनी हवा लगती है, गले में कंपन होता है या नहीं, ये भाषा को रटने की प्रक्रिया को समझने की एक रोमांचक खोज में बदल देता है। बिल्कुल, ये आपको अपनी भाषा का सिर्फ एक उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि एक जानकार बनाता है। और जैसा कि इस पड़ताल का हमारा मिशन था, अब हिंदी वर्णमाला रटना नहीं, समझना है। ये भाषाओं की संरचना के बारे में सोचने के लिए प्रेरित नहीं करता। हर भाषा में ध्वनि पैदा करने का अपना एक अनूठा शारीरिक और ध्वन्यात्मक नक्शा होता है। कुछ भाषाओं में ऐसी क्लिक ध्वनियां हैं जो जीभ से पैदा होती हैं, कुछ में ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारे गले में बहुत गहराई से आती हैं। ये सोचने वाली बात है कि मानव शरीर दुनिया भर में कितनी विविध ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम है और हर संस्कृति ने उसे अपनी लिपि में कैसे बांधा है।